Hey everyone, so here we are back with another video from our political science portion from social studies. So today we are going to begin with a new lesson that is understanding laws. तो अब बेसिकली बेटा आप इस चैप्टर के अंदर क्या समझने वाले हो वही चीज़ देख लो कि लॉस का मतलब तो आप अच्छे से जानते हो सारे नियम और कानून, है ना। आपको सबको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमने रोड में ट्रैफिक के अंदर अगर हम लोगों ने हेलमेट नहीं पहना है या सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, ट्रैफिक पुलिस को हम लोग उसके अगेंस्ट पेनल्टी देनी पड़ती है ना, चालान कटवाना पड़ता है। तो ये आपको पता है कि अगर हमें इलेक्शंस हो रहे हैं और अगर हम उसमें पार्टिसिपेट करना है तो हमारी एज जो है, अगर हम उसमें वोट देने जाना है तो उसमें हमारी एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता है कि लॉज क्या होते हैं, है ना। अब ये लॉज कौन बनाता है, किस मैनर में वो अप्लाई किए जाते हैं और किस तरह से, मतलब हमें हर एक लॉ को समझना है यहाँ पे कि लॉ जो अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़े कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉज बनते हैं, किस मैनर में बनाए जाते हैं, उन्हें अप्लाई किया किस मैनर में अप्लाई करवाया जाता है, वो सारी चीज़ें हमें समझनी है। ओके, तो ये अंडरस्टैंडिंग लॉज पूरा चैप्टर रहेगा जो हम लोग यहाँ पे अभी पर्टिकुलर डिस्कस करने वाले हैं। सो पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोगों को पढ़ना क्या है ना। तो जब इंट्रोडक्शन की बात होती है बेटा तो लॉज एंड देयर मतलब हम काफ़ी फेमिलियर है लॉ से। फेमिलियर कैसे हैं लॉ से, मतलब आपको अच्छे से पता है कि मतलब बहुत अच्छे से आपको पता है ना कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि डू नॉट पार्क योर व्हीकल, दिस इज़ नॉट अ पार्किंग जोन, तो अगर हम वहाँ पे पार्क कर देते हैं तो हमारी गाड़ी टो हो जाती है बहुत सी बार, है ना। तो आपको ये छोटे छोटे रूल्स और रेगुलेशंस तो सबको पता है कि अगर आपने किसी चीज़ को डैमेज पहुँचाया, किसी के अगेंस्ट आपने कुछ गलत किया है तो आपको कोर्ट में जाना पड़ सकता है ना। चोरी वगैरह की तो उसके लिए हमें जेल में जाना पड़ सकता है। तो इन सब छोटी मोटी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि शादी के लिए भी आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने शादी की एज जो है वो 18 डिसाइड करके रखी हुई है। ये भी आपको पता है। हमें अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, लॉज गवर्निंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, तो उस तरह से भी हमें मतलब बोलते ना कि रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, उसकी पट्टा करवाना पड़ता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी और आपको लॉज का मतलब तो बहुत अच्छे से समझ आता है कि लॉज का मतलब क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है। ठीक है, अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये रूल्स और रेगुलेशंस बनाता ही कौन है। तो ये भी हमें पता है कि रूल्स और रेगुलेशंस तो पार्लियामेंट बनाता है, हमारे संसद भवन के अंदर इसके बारे में रूल्स और रेगुलेशंस बने जाते हैं। वहाँ पहले क्या होता है, एक बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर उस पर डिस्कशन होते हैं, है ना। रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी उस पर डिस्कशन करती है, डिबेट्स करती है, ठीक है। फिर अगर उन्हें वो सही लगता है तो उसे मेजॉरिटी के साथ वो पास कर देती है, वरना वो उसे पास नहीं होने देती है। ठीक है, तो ये आपको लॉज के बारे में तो बेसिकली पता था कि लॉज एक्चुअली होते क्या है। अब ये लॉज क्या होते हैं, किसे कौन बनाएगा, एक पार्लियामेंट का तो हमें पता ही, उसके अलावा भी क्या मैकेनिज्म रहता है लॉज को बनाने के लिए। ठीक है, वो सारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में हैं वो सभी क्वेश्चंस को हम अभी इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज़ तो तुम्हें समझ आई गई है कि लॉ क्या होता है। लॉ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि आपको वोट करना है तो आपको इस एज का होना पड़ेगा, आपको शादी करना है तो आपको इस एज का होना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो आपको इस मैनर में खरीदनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी। ठीक है, सबके लिए हमें रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है बीइंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो वो लॉज क्या है, कौन बनाता है, वो पूरा मैकेनिज्म हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया। तो इस चैप्टर को बेटा हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जहाँ सबसे पहला टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दैट डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या लॉज सभी पर इक्वल मैनर में अप्लाई किए जाते हैं। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, न्यू रूल्स और रेगुलेशंस, न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉज। से मानो कि आपने पता है ना कि हम लोगों ने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन पढ़ा था तो हमें पता चला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 70 ईयर्स पहले बन गया है, पर आज भी उसके रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई किए जाते हैं। तो रूल्स और रेगुलेशंस आज भी प्रॉपर मैनर में अप्लाई क्यों होते हैं, हमें वो पढ़ना है। या बीइंग अ वेरी रिजिड डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, क्या हाँ पुराने रूल को मतलब अभी हम पे थोप दिए गए हैं कि हमें उसे पसंद हो या ना पसंद हो हमें उसे फॉलो ही करना ही पड़ेगा, ऐसा। फिर उसके बाद में आपको एक टॉपिक दिख रहा होगा कि अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल न्यूज़। तो अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल न्यूज़ में क्या चीज़ है, अब देखो आप लोगों ने सबने कुछ ऐसी न्यूज़ या कुछ ऐसे मुद्दे हमेशा सुने होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में रहते हैं। जैसे एक पहले राम मंदिर वाला मुद्दा था,
है ना। जीएसटी बिल के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद में अभी आप सुशांत सिंह के बारे में मतलब सुन रहे हो, जब न्यूज़ चैनल चालू करो तो हमें केवल सुशांत सिंह ही दिखता रहता है, कंगना रनावत वगैरह इनके सबके बारे में भी हमें सुनने को मिलता है ना। तो आप लोगों ने ऐसे पता है बहुत सारी न्यूज़ होती है, ऐसे बहुत सारे लॉज होते हैं, बिल्स होते हैं, कुछ तो इतने ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में होते हैं कि मतलब पूरे दिन आप देखोगे महीनों तक केवल उन्हीं पे डिबेट्स और डिस्कशन चलती है। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जिन पे लोग ध्यान ही नहीं देते हैं और उनके ऊपर कोई भी डिबेट्स और डिस्कशन नहीं होते हैं, ठीक है। तो मतलब वही चीज़ें आपको पढ़नी है कि क्या क्या किस तरह से रूल्स और रेगुलेशंस बने हैं, किस तरह से न्यू रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, क्या हम पुराने वालों को एग्जैक्ट मैनर में हम उन्हें मतलब फॉलो कर रहे हैं या हम उसके अंदर चाहे तो अगर कोई चेंजेस चाहिए तो क्या हम वो चेंजेस ला पा रहे हैं। फिर उसके बाद में याद करो आपने रोज़ा पाक की एक स्टोरी पढ़ी थी अपने 7th स्टैंडर्ड के अंदर, याद करो जब एक वुमेन जो थी वो बस में ट्रैवल कर रही थी एंड शी हैड टू ऑफर हर सीट टू द वाइट। तो वो किस तरह से पूरी कंट्रोवर्सी, पूरा एक रेवोल्यूशन लेकर के आती है एक स्टोरी एक वुमेन रोज़ा पाक, ठीक है, जिसकी स्टोरी हमें हर क्लास में पढ़नी पड़ेगी 7th 8th 9th 10th तक तो एटलीस्ट, ठीक है। वो स्टोरी रोज़ा पाक की हम अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो हम लोग उसको वापस से डिस्कस कर लेंगे। और फिर लास्ट फाइनली इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस रहेंगे हमारे पास डिस्कस करने को। तो आई थिंक सो अभी आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो मिल ही गया होगा कि है ना इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जस्ट पूरी स्टोरी जो है वो लॉज के अराउंड रिवॉल्व हो रही है कि लॉज क्यों बनाए गए, कैसे बनाए गए और वो कैसे हम लोगों ने फॉलो करा, ठीक है। वो क्या सभी पे इक्वल मैनर में अप्लाई होता है, डू लॉज अप्लाई टू ऑल। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा, डू लॉज अप्लाई टू ऑल। तो इसके लिए एक आप सिचुएशन एनालिसिस करना कि आपके एनसीईआरटीज़ में ना एक स्टोरी दी गई है, ठीक है, एक स्टार्टिंग से एक सिचुएशन दी गई है, पहले सिचुएशन को समझो फिर उसके बाद खुद सोचना कि वो सही है या गलत है। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक ब्रिटिश ऑफिशियल है, ठीक है, वो ब्रिटिश ऑफिशियल क्या करते हैं अपने बेटे के साथ, मतलब उनका बेटा जो है वो एक क्राइम करता है, ठीक है, उनका बेटा क्राइम करता है, उसको जेल जाना पड़ता है, मतलब पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनके बेटे को क्या करती है 10 साल की जेल पहुंचा देती है, ठीक है, मतलब 10 साल के लिए उनको पनिश कर देती है उसके क्राइम के लिए। मतलब आपको इतना समझना कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल है, उनका बेटा है, उसने कोई गलती करी है और उसको 10 साल के लिए क्या है जेल जाना पड़ेगा। अब उसको जेल जाना पड़ेगा तो अब ये ब्रिटिश ऑफिशियल क्या करते हैं, बहुत स्मार्ट बनते हुए अपनी पावर्स का मिसयूज़ करते हैं और अपने बेटे को छुपा देते हैं, ठीक है, और उसको ताकि उसको जेल जाना ना पड़े, ठीक है। तो स्टोरी समझ आई कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल है, उन्होंने अपने बेटे को 10 साल जेल जाने से रोक लिया, जबकि उनको कोर्ट ने क्या बोला था कि वो लायबल है कि उसने क्राइम किया और वो 10 साल तक उसको कहाँ रहना पड़ेगा, जेल में। तो अब यही चीज़ आपको समझनी है, जबकि हमारी जो कंट्री है वो क्या बोलती है कि हम इक्वालिटी फॉलो करनी चाहिए, हम सभी को जस्टिस के साथ ट्रीट करेंगे, अगर किसी ने गलत किया है तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगी, ठीक है, किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसको जस्टिस भी मिलेगा, ये सभी चीज़ हमने फॉलो करी हुई है। पर एक्चुअली ऐसा नहीं हो पाया इस केस के अंदर, और जो ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ठीक है, ऑफिशियल था, इसने रूल का वायलेशन किया, मतलब रूल और कानून को तोड़ा, उसे डैमेज पहुंचाया और इसने फिर क्या किया, अपने बेटे को जेल जाने से बचा लिया है ना। तो क्या इसने वायलेशन किया है लॉ का, लॉ वायलेशन मतलब तोड़ना, नियम और कानून को तोड़ना, तो क्या इसने इसका वायलेशन किया है, तो ऑफकोर्स इसने वायलेशन किया है ना। जहाँ इसका बेटा लायबल था कि उसको जेल जाना चाहिए पर फिर भी इसने उसको जेल नहीं भेजा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। The principle of rule of law is violated here. Now what is this rule of law? This is very important point from your topic. मतलब ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी है कि रूल ऑफ लॉ किसे कहते हैं। ये जो आपको रूल ऑफ लॉ दिखा रहा है ना, ये चीज़ हमें पढ़नी है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है। देखो बेसिकली समझो कि आपको दो चीज़ समझनी है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है और रूल बाय लॉ क्या होता है। रूल ऑफ लॉ क्या होता है और रूल बाय लॉ क्या होता है। तो अगर हम रूल ऑफ लॉ समझते हैं, रूल बाय लॉ समझते हैं, तो मानो कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ठीक है, प्लीज़ डू नॉट लाफ, आपको मतलब केवल इमेजिन करना है कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, मैंने इलेक्शंस में मैं खड़ी नहीं होने वाली वैसे भी, डोंट वरी। तो मानो मेरे को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, मेरे को रेड कलर पसंद नहीं है ना, तो मैंने बोल दिया कि आप रेड कलर का शर्ट पहन के बाहर नहीं निकल सकते, अगर आप बाहर निकले तो मैं जेल में डालूंगा। तो रूल बाय लॉ होता है, ठीक है, मतलब मैंने नियम और कानून बनाए, मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैंने रेड कलर को बैन करवा दिया, तो वो क्या हुआ, मतलब वो रूल बन गया, मतलब उस रूल को मैंने इस्टेब्लिश करवाया और मेरे रूल को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं पावर के अंदर हूँ। दिस इज़ रूल बाय लॉ, कि एक पर्सन जो होते हैं वो इलेक्शन वगैरह के साथ वो पावर में आते हैं और वो अपने हिसाब से रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं और उसको फॉलो करवाते हैं।
ये रूल बाय लॉ होता है। जो इंसान पावर में आया उसने रूल्स और रेगुलेशंस बनवा दिए, ठीक है। अब जैसे आपने भी देखा होगा ना कोविड-19 की सिचुएशन में कि आपके लोकल के जो एसडीएम वगैरह होंगे वो भी करवाते कि भाई 7 बजे तक बाहर नहीं जाना, मतलब 7 बजे बाहर जाके आ जाओ, 6 बजे मार्केट बंद हो जाएगा, 5 बजे मार्केट बंद हो जाएगा। तो ये रूल बाय लॉ होते हैं कि वो कंट्री के अंदर डिसिप्लिन और रेगुलेशंस वगैरह अप्लाई करवाने के लिए ये लोग रूल्स बना सकते हैं लोकल लेवल पे। तो रूल बाय लॉ होता है। अब होता है रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ क्या है बेटा कि आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, वो कब बन के तैयार हो गया था? वो 50 ईयर्स पहले ही बन के तैयार हो गया। 50 ईयर्स क्या, 70 ईयर्स पहले बन के तैयार हो गया है ना। तो अब क्या होता है कि 70 ईयर्स पहले जो हमारा रूल ऑफ लॉ था उसमें ये बोला जाता है कि इक्वालिटी यूज़ करनी है, जस्टिस करना है, सभी को प्रॉपर मैनर में ट्रीट करना है, ठीक है। तो अब अगर मैं अगर आती भी हूँ पावर के अंदर तो मुझे इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की इन वैल्यूज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और अब मैं जो भी रूल और रेगुलेशन बनाऊँगी, ठीक है, अब मतलब ऐसा अभी जैसे मैंने बताया था कि मुझे तो रेड कलर पसंद नहीं है तो रेड कलर बैन कर दो, ठीक है। तो ऐसे तो कोई भी पर्सन पावर में आकर के कुछ भी गलत काम कर सकता है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास रूल ऑफ लॉ बना हुआ है, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि कोई भी आने वाला पर्सन जो है वो किस तरह से गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करेगा, उसको फॉलो करेगा, उसमें रूल करेगा। आप नहीं समझ पा रहे हो तो इतनी सी चीज़ समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑलरेडी चीज़ स्पेसिफाइड होती है जिसे हमें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो होता है रूल ऑफ लॉ। आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ पे सुप्रीम लॉ किसे माना जाता है, किसको माना जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज़ लिखी हुई होती है, चाहे वो हमें पसंद हो या ना पसंद हो, हमें उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने तो बोला कि मुझे रेड कलर पसंद नहीं है और वहीं पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि भाई हर फ्राइडे को सबको रेड कलर पहनना पड़ेगा, तो मुझे वो रूल ऑफ लॉ मानना पड़ता जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत टाइम पहले स्पेसिफाइड है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? जो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या था बेटा कि अब ये सिचुएशन के अंदर बोलता है कि हमारे जो कोर्ट फाइनल डिसीजन दे देते हैं बस वो आपको मानने पड़ेंगे, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। उसके बाद में अगर हर कोई पर्सन जो है वो उसके साथ इक्वालिटी और जस्टिस होगा, सबके साथ यहाँ इक्वालिटी और जस्टिस वाला ट्रीटमेंट नहीं हुआ। जैसे ऑफिशियल ने तो अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया और अपने बेटे को भगा दिया। तो इसी वजह से जो चीज़ ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड थी फिर वो यहाँ पे वॉयलेट हो रही है, इसीलिए बोला जाता है दैट रूल ऑफ लॉ जो है वो यहाँ पे वॉयलेट हुआ है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ में बेटा बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं हम उससे डिस्कस कर लेते हैं। दैट ऑल द पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, सब में इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, मतलब इक्वालिटी इज़ द बेसिक प्रिंसिपल दैट इज़ डिफाइंड हियर, ठीक है। कि आपको इक्वालिटी को फॉलो करना ही करना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं द लॉ कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर, ठीक है। लॉ जो है वो कभी भी दो पर्सन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता बेस्ड अपॉन देयर। पहले तो चीज़ हमें कि सबको इक्वालिटी देनी, और इनकेस अगर कभी भी पता चल जाता है ना कि रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेसिस पे या जेंडर के बेसिस पे किसी ने इनइक्वालिटी करी है या डिफ्रेंशिएशन किया है, डिस्क्रिमिनेशन किया है, तो उनको बहुत हैवी पनिशमेंट्स भी मिलती हैं, ठीक है। आपको इक्वालिटी करनी पड़ेगी। आप किसी भी पर्सन के साथ में अन्याय नहीं कर सकते बेस्ड अपॉन द रिलीजन डिफरेंसेस, कास्ट डिफरेंस और जेंडर डिफरेंसेस, ओके। लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल द सिटीजन, सबके ऊपर, अगर चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एक पुअर पीपल हो, चाहे वो एक रिच पीपल हो, चाहे वो बेगर हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो शीमेल हो, जो भी आप ले लो यहाँ पे समझ लो, ठीक है। सबके ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस कैसे अप्लाई होंगे? इक्वल मैनर के अंदर अप्लाई होंगे, ठीक है। कोई भी अबाउ लॉ नहीं है, ठीक है। मतलब आपको ये समझना है कि जो पर्सन इलेक्शन में आता है जीत करके वो भी इवन अबाउट लॉ नहीं है, जबकि सबसे सुप्रीम क्या होगा हमारे लिए? केवल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होंगे। एनी क्राइम और एनी वायलेशन ऑफ लॉ हैज़ अ स्पेसिफिक पनिशन। मानो कि आपने कोई क्राइम किया है, आपने कोई नियम और कानून तोड़ा है, तो बेटा उसके लिए भी एक प्रोसीजर होता है कि उस पर्सन को भी जेल में, मतलब उसको भी कोर्ट में भेजा जाता है, कोर्ट में उसके अगेंस्ट वर्डिक्ट चलती है, मतलब ट्रायल्स होते हैं जहाँ उसे भी अपनी बेगुनाही साबित करने का चांस दिया जाता है। अगर वो खुद को इनोसेंट प्रूफ करता है तो वो बच सकता है, अगर वो खुद को इनोसेंट प्रूफ नहीं कर सकता, वो गिल्टी होता है, तो उससे भी एक, मतलब एक फिक्स जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है उसे वो पनिशमेंट, उसे मतलब बोलते हैं ना कि उसे वो पनिशमेंट भी उसे फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो दीज वर द बेसिक थिंग्स, दीज वर द रूल ऑफ लॉ कि सभी के साथ इक्वालिटी होगी, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लॉज जो है वो सभी पे इक्वली अप्लाई होंगे और कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है, ठीक है। सब लॉ के बाद आते हैं। हमारी कंट्री में सबसे पहला क्या है? लॉ, ठीक है। नियम और कानून को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है।
ये थे रूल ऑफ लॉ। तो यहाँ पर इस रूल ऑफ लॉ का वायलेशन हुआ है, किसी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। जो एक पर्सन है वो अपने पावर्स का मिसयूज़ करके लॉ तोड़ देता है और अपने बेटे को हाइड करवा देता है ना, तो इक्वालिटी नहीं हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी अभी। तो अब ये चीज़ मानी जाती है, अब ये चीज़ हमको बोली जा रही है कि इन दिस सिचुएशन सेम इन द एंशिएंट टाइम, क्या पुराने टाइम से, एंशिएंट टाइम से ये सिचुएशन सेम चली आ रही है हमारी कंट्री के अंदर? जो रूल ऑफ वाला सिनेरियो है क्या वो हम एंशिएंट टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं? नहीं बेटा, जैसे आपको यही चीज़ समझनी है कि एंशिएंट टाइम में जिस तरह से, ठीक है, हमारे पास क्या बोलते हैं कि बहुत सारे राजा थे, ठीक है, बहुत सारे राजा होने के वजह से उनके बहुत सारे अलग अलग तरह के रूल्स और रेगुलेशंस थे। एक राजा बोलता था मेरे को रेड पसंद है, एक राजा बोलता था मेरे को पिंक पसंद है, एक राजा बोलता था मेरे को ब्लैक पसंद है, ठीक है, और एक बोलता था और एक राजा तो बोलता था कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम सारे कलरफुल पहन करके घूमो। तो अब अलग अलग राजा थे तो सबके अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस थे, और उनके रूल्स और रेगुलेशंस तो ऐसे हुआ करते थे जिसकी वजह से ये लोग आपस में भिड़ भी जाते थे, ठीक है। जैसे एक ने एक, अब ऑफकोर्स आपने सुना है कि अपने इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरह के रूलर्स आए, मराठास आए, राजपूत आए, सिख आए, होम्स आए हैं, है ना, मुगल्स आए हैं। तो बेटा ये लोग सब क्या करते थे, अपने अपने रिलीजन को प्रमोट करते थे, सपोर्ट करते थे, और उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाते थे। सब ने अपनी अपनी करेंसीज भी बनाई है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या हो गया कि जितने ज़्यादा राजा होने लगे थे उतनी ही प्रॉब्लम्स होने लगी थी। तो उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के वजह से क्या होता है कि मतलब सब में लड़ाइयाँ वगैरह होती है और बहुत मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी थी, ठीक है। तो बेसिकली आपको अगर ऐसा बोला जाता है कि क्या एंशिएंट टाइम में भी यही सिनेरियो चलता था, बोले नहीं, एंशिएंट टाइम में बहुत सारे अलग अलग राजा थे, और अलग अलग राजा होने की वजह से इन्होंने जो अलग अलग रूल्स बनाए थे वो सारे रूल एक दूसरे को ओवरलैप करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, ठीक है, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने जब ये देखा कि तो इंडियंस आपस में कचरों की तरह लड़ रहे हैं, तो इन्होंने फिर आकर के रूल्स और रेगुलेशंस बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, ताकि रूल्स और रेगुलेशंस बनाए ताकि एक सिंगल रूल से सभी लोगों को अपने पावर्स के अंदर कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा क्रेडिट दिया जाता है कि इंडिया के अंदर रूल ऑफ लॉ लाने वाला कौन है? ब्रिटिशर्स। मतलब इंडिया में रूल ऑफ लॉ कौन लाया था? ब्रिटिशर्स। अब ठीक, अब ये चीज़ याद करो, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, क्यों आए थे? ट्रेड करने, प्रॉफिट अर्न करने। तो क्या उन्होंने जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए थे वो खुद हमारे वेलफेयर के लिए बनाए थे या खुद के प्रॉफिट अर्निंग के लिए बनाए थे? ऑफ कोर्स खुद के प्रॉफिट अर्निंग के लिए बनाए थे, है ना। तो इसी वजह से जो बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं वो ये जो लाइन बोली जाती है ना कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में रूल्स और रेगुलेशंस लाए हैं, तो इसको वो लोग है ना डिस्प्यूट कर देते हैं, इस पर वो लोग एग्री नहीं करते, बोले कि नहीं, ब्रिटिशर्स जो आए थे उन्होंने आर्बिट्री रूल्स बनाए थे। अब आर्बिट्री का मतलब क्या होता है समझो। आर्बिट्री का मतलब क्या होता है कि जैसे ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, ठीक है, उन्होंने जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए वो खुद के फ़ायदे के लिए बनाए थे, हमारे लिए, इंडियंस के लिए नहीं बनाए थे। वो तो बस कैसे भी करके इंडिया पे कंट्रोल गेन करना चाहते थे कि बस इंडियंस हमारे कंट्रोल में रहे, हम इनको कंट्रोल में रख सकें और सभी मतलब हम हमारी पावर्स का यूज़ करते रहें, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए इन्होंने क्या किया था, मतलब ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाया करते थे। वो इंडियन डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के वेलफेयर के लिए रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बनाते थे, केवल आप मतलब के लिए, खुद के मतलब के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए इन्होंने रूल्स बनाए थे। तो ये कैसा पहला पॉइंट हो गया ना कि भाई ब्रिटिशर्स ने तो कॉलोनियल पीरियड के अंदर रूल स्टैब्लिश नहीं किया, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोला जाता है बेटा कि इंडिया के अंदर, ब्रिटिश इंडिया के अंदर अगर मानो कहीं पर कोई भी डेवलपमेंट होता है, ये पॉइंट क्या स्पेसिफाई कर रहा है? सेकेंडली दैट द इंडियन नेशनल्स प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्पेयर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ, कुछ बड़ा नहीं यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्पेयर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ क्या चीज़ बोली जाती है कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर अगर मानो कहीं कुछ डेवलपमेंट होता है, वैसे तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था, उन्होंने हमारा केवल एक्सप्लॉयटेशन किया, पर इनकेस मानो अगर कहीं कहीं डेवलपमेंट था तो वो डेवलपमेंट भी किसकी वजह से आया था? उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका रहा हुआ था? हमारे नेशनलिस्ट का, हमारे इंडियन पीपल का, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स वगैरह का, ठीक है। तो दो चीज़ इसके अगेंस्ट बोली गई है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल्स और रेगुलेशंस नहीं लाए, क्योंकि उन्होंने तो जितने भी रूल ऑफ लॉ बनाए थे वो केवल खुद के मतलब के लिए बनाए थे, और उन्होंने बोला था कि अगर इनकेस मानो कोई डेवलपमेंट हुआ भी है तो उसके अंदर भी प्रोमिनेंट रोल किसका रहा हुआ है? हमारे इंडियंस का। तो इंडियंस का प्रोमिनेंट रोल कैसे रहा हुआ है वो समझो। अब बेटा क्या होता है कि 1930 के आसपास आते आते हम लोगों ने पूर्ण स्वराज की डिमांड कर दी थी, ठीक है, पूर्ण स्वराज की डिमांड भी कर दी थी, और हम लोगों ने एक मांग भी उठा दी थी कि भाई तुमने बहुत रूल्स और रेगुलेशंस बना लिए, तुम लोगों ने बहुत अच्छे से हमारे मज़े ले लिए, अब बहुत हो गया,
ठीक है। अब रूल्स और रेगुलेशंस हम इंडियंस खुद बनाएंगे इंडिया के लिए, हमारी कंट्री है, हमारे रिसोर्सेज है, तुम कौन होते हो रूल्स और रेगुलेशंस बनाने वाले, है ना। तो इंडियन प्रोफेशनल्स जो थे उन सब ने डिमांड कर दी थी, ठीक है। देखो द इंडियन लीगल प्रोफेशंस जो थे उन्होंने डिमांड कर दी थी कि हम क्या करने वाले हैं, कॉलोनियल कोड के अंदर हम खुद के रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे, ठीक है। हमें भी चाहिए राइट टू लॉ मेकिंग, ठीक है, लीगल राइट ऑफ इंडियंस, हमें भी हमारा लीगल राइट चाहिए। तो अब इसी वजह से क्या होता है कि कॉलोनियल पीरियड के अंदर एवोल्यूशन आता है, जो ब्रिटिशर्स पहले रूल्स ऑफ लॉ बना रहे थे अब वो इंडियंस खुद बनाने लगे। तो इंडियंस खुद बनाने लगे तो 1930 में उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड की, जहाँ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की भी डिमांड की। फाइनली उनकी डिमांड 1946 में सुन ली गई और 1947 से हम लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया था और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल के अंदर बन के तैयार हो गया था 1949 में। फिर उसके बाद में आपको अच्छे से पता है, पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि 1950 के अंदर फिर हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करवा लिया था, ठीक है। उसे हम लोग प्रैक्टिस करने लगे थे। तो फाइनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन करके तैयार हो चुका था 1950 में। अब आप लोगों के सबके दिमाग में तो एक क्वेश्चन आता ही होगा ना कि अब कॉन्स्टिट्यूशन जो बन गया था वो तो 50 साल पहले ही बन गया, तो आप 70 ईयर्स पहले ही बन गया। तो ऐसा तो होता है ना कि 70 पहले के रूल्स और रेगुलेशंस को हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे पर ज़बरदस्ती थोप दिए गए थे? नहीं, वो बिल्कुल भी हमारे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं थोपे गए थे, ठीक है। जहाँ हम मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स रेगुलेशंस बहुत रिजिड होते हैं, पर आज के टाइम पर भी अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव करना होता है, अगर हमें लगता है कि ये नियम कानून सही नहीं है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, देखो उसका जस्ट एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। अब ये क्या होता है बेटा, इससे 2005 से पहले जब ये हिंदू सक्सेशन एक्ट बना था तो इसमें लिखा था कि जो फादर की प्रॉपर्टी है वो बेटा इनहेरिट कर लेगा, मतलब फादर की पूरी प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, बेटे को। पर 2005 में इसमें बदलाव लाए गए और इसमें फिर ये बोल दिया गया कि अब फादर की जो प्रॉपर्टी है उसमें बेटी का भी उतना ही पार्ट होगा और उसकी वाइफ का भी, ठीक है, उसकी वाइफ का भी उतना ही पार्ट होगा, ठीक है। तो ये चेंजेस लाए गए, मतलब हम लोग बहुत अच्छे से हमारे 70 ईयर्स पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। हमारे बुजुर्ग की तरह हो गया वो हमारे लिए, हमारे एल्डरली पीपल के लिए तरह हो गया। पर अगर हमें ऐसा लगता है कि विद टाइम अगर हमें उसमें कोई चीज़ें अगर पसंद नहीं आती तो उसे भी हम लोग अमेंडमेंट के साथ चेंज कर सकते हैं, और इस अमेंडमेंट के बारे में हम लोग और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो आपको इस चैप्टर से मिल ही गया था कि हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जहां हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या लॉज सभी पर इक्वली अप्लाई होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में न्यू लॉज किस तरह से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो 70 ईयर्स पहले ही बन गया, न्यू लॉज किस तरह से बनते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।